आज हम एक न्यू कोरियन ड्रामा देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगर। अगर आप सभी को एक्शन भरे सीरीज़ पसंद है तो ये सीरीज़ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कोरिया में नौजवानों के बीच तनाव बहुत बढ़ रहा है और आजकल साउथ कोरिया में मारपीट और कत्ल के मामले बढ़ता ही जा रहा है और लोग जानवरों के साथ भी बदसलूकी करने लगे। दुनिया में हुई एक स्टडी के मुताबिक कोरिया हुटूसी के मामले में सबसे ज्यादा आगे है और एक रिसर्च से पता चला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ाई की प्रेशर कोरिया के स्टूडेंट के ऊपर ही है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह एक लड़की जाकर एक आदमी के कार के पीछे टक्कर मार दी थी। तो वो आदमी उस लड़की को कहता है, तुम्हें सुबह सुबह किसी और की कार नहीं दिखी क्या? मेरी कार ही मिली थी टक्कर मारने के लिए। वो आदमी कहता है, अगर तुम्हें गाड़ी चलाना आता ही नहीं है तो तुम गाड़ी लेकर निकलते क्यों हो? तभी वो लड़की कहता है कि मुझे माफ करना सर। और उसके बाद वो आदमी कहता है, देखो तुमने कितना नुकसान कर दिया है मेरा। उसके बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुका था और उस पुलिस ऑफिसर का नाम है मिस्टर ली। और मिस्टर ली वहाँ पर जाकर कहता है कि देखो झगड़ा मत कीजिए। और उस आदमी को कहता है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? और वो आदमी कहता है, लगता है मेरे गर्दन में झटका लगा है। और उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मिस्टर ली उस औरत को पूछता है, क्या आप ठीक हो? और वो औरत कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद मिस्टर ली कहता है, अपने अपनी कार में बैठ जाओ और इंश्योरेंस कंपनी को बताओ अपनी कार के एक्सीडेंट के बारे में और अपनी कार को जल्दी हटाओ। देखो आप लोगों की वजह से पीछे कितना ट्रैफिक जाम लग गया। और तभी वो औरत अपनी बैग में जब कार की चाबी को ढूंढ रहा था तो उस औरत के हाथ से अपनी बैग नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली भी उस औरत की हेल्प के लिए वहाँ पर आ जाता है और तभी मिस्टर ली को उस औरत की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। तभी मिस्टर ली कहता है, तो तुम एक नर्स हो? तभी वो लेडी कहता है, हाँ मैं नाइट शिफ्ट करके घर जा रही थी और गाड़ी चलाते हुए मुझे नींद आ गई और इसलिए मैंने कार के पीछे टक्कर मार। तभी मिस्टर ली कहता है, अगर आप थक गए तो पार्किंग में रुक जाओ और किसी ड्राइवर को बुला लो। तभी वो लेडी कहते हैं, नहीं नहीं मेरा नींद उड़ चुका है तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तभी मिस्टर ली कहता है, तो संभल के जाना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मेट्रो के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मेट्रो के अंदर एक आदमी गन की जैसा दिखने वाला लाइटर बेचने के लिए आया था और वो आदमी ये कह रहा था कि ये 5000 वॉन का ही है, इसे खरीद लो। वहाँ पर हर एक आदमी ये कह रहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए। और थोड़ी देर बाद वो आदमी जीहुन से टकरा जाता है और जीहुन को कहता है, तुम्हें ये चाहिए क्या? और वहीं पर एक लड़की डर जाता है और कहता है कि बाप रे इसके पास गन है। और उस लड़की की बात सुनकर सभी लोग उस आदमी की तरफ देखने लगता है। तभी वो आदमी जीहुन के सामने खड़ा होकर कहने लगता है, नहीं नहीं ये गन नहीं, बस ये एक सीक्रेट लाइटर है, सीक्रेट लाइटर है। तभी वो लड़की कहता है, ये क्या मजाक है? और वो आदमी जीहुन के सामने खड़ा होकर कहने लगता है कि कोरिया में गन रखना मना है, यहाँ पर असली गन किसी के पास नहीं मिलेंगी, है ना? अगर आप सभी को ये लाइटर पसंद नहीं आए तो मैं यहाँ से निकलती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और जीहुन भी उसके ऊपर ही नजर रख रहा था। तभी जीहुन की नज़र एक आदमी के ऊपर जाता है क्योंकि वो आदमी एक प्रेग्नेंट लेडी की सीट में बैठा हुआ था। तभी जीहुन उस आदमी के पास जाने लगता है और उस आदमी के पास जाकर उसके कंधे थपथपाकर कहता है, सुनो तुम जिस सीट में बैठे हुए वो सीट एक प्रेग्नेंट लेडी का सीट है। तभी वो आदमी कहता है, तो क्या हुआ? तभी जीहुन कहता है, अगर वो ना हो तो ये सीट किसी लेडी या बुजुर्गों को देना चाहिए और ये प्रेग्नेंट लेडी कब से यहाँ पर खड़ा हुआ है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और ये बात सुनकर जीहुन कहता है कि ये रूल सबके लिए है। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी जीहुन को कहता है कि रहने दीजिए, यहाँ खड़े सभी लोग हमें ही देख रहा है। वैसे भी थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से उतरने ही वाला हूँ। थोड़ी देर बाद जीहुन मेट्रो से बाहर आती है और पैदल ही अपने स्कूल जाने लगता है और जाते जाते रास्ते पे एक आदमी उससे टकरा गई और वो उस आदमी को कहता है कि दिखाई नहीं देता है क्या? वो आदमी कहता है कि सॉरी। और वो थोड़ी देर बाद ही क्लास पहुंच जाता है। क्लास पहुंचते ही वो अपने बैग को एक टेबल पर रखता है। टेबल पर रखने के बाद अपने बैग से एक गन निकालता है और उस गन से सबसे पहले अपने टीचर को मारता है। उसके बाद क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको गोली मार देता है। सबको मारने के बाद कहता है कि आप जाके दिल को सुकून मिला। और उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जीहुन ने अपना टेस्ट किया था और वो टेस्ट का रिपोर्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर देख रहा था और उसे डॉक्टर कहता है, इस बार तो तुम्हारा रिपोर्ट और भी बुरा आया है। तभी जीहुन कहता है, आजकल रोज ही मेरा दिल दिमाग से झगड़ने लगता है। मेरा दिल कुछ और कहता है और दिमाग उसे रोक लेता है। तभी वो डॉक्टर कहता है, क्या तुमने फिर से दवाई लेना बंद कर दिया? तभी जीहुन कहता है, उन दवाइयों की वजह से मुझे नींदें आती रहती है और मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती हूँ और अब मैं क्लास 10 में ही फेल होकर रहना नहीं चाहता। तभी वो डॉक्टर कहता है, ये इमोशन कंपल्सन एंड डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम बस तुम्हारा ही नहीं, ये प्रॉब्लम सबको होता है, सबका यही प्रॉब्लम है और सभी लोग इससे अपने तरीके से कंट्रोल करते हैं और इससे निपटते भी हैं। तभी जीहुन कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ? तभी वो डॉक्टर जीहुन को कहता है, जब तक तुम अपने दिल को दिमाग पर हावी नहीं होने दोगे तब तक तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। और कहता है कि सभी के दिल में एक ट्रिगर होता ही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और जिसका दिमाग ठीक होता है वो कभी भी उस ट्रिगर को नहीं दबाता है।
और याद रखना जीवन, तुम्हें ये दवा ही उस ट्रिगर को दबाने से रोकने में मदद करेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रोड का सीन दिखाया जाता है। रोड पर बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ था और वहाँ बिल्डिंग के ऊपर 2 रिपोर्टर आपस में बात कर रहा था। वहाँ से एक रिपोर्टर कहता है, पता नहीं हमारे देश में इतना प्रोटेस्ट होता क्यों रहता है, या जानबूझकर कोई इन लोगों को भड़का रहा है। वहाँ पर दूसरा रिपोर्टर कहता है, किसी के भड़काने से आए या अपनी खुशी से आए, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा कमाई तो इन लोगों से ही है, तो अच्छे से फोटो खींचो। तभी पहला बड़ा रिपोर्टर कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो दूसरा रिपोर्टर कहता है, सनसनी पैदा करने के बाद ही हमारा पैसा बनता है, तो फोटो में खसाखस भीड़ दिखाओ। और उसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है। वो अपने रूम का किराया लेने के लिए आया था और बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाकर कहता है कि तुमने मुझे 10 महीने से किराया नहीं दी, दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगी। उसके बाद वो खुद ही दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है और अंदर आके वो देखते हैं कि वो लड़के रस्सी पर लटका हुआ था, मतलब उसने सुसाइड कर ली थी। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसके बाद उस डेडबॉडी को ज़मीन पर उतरता है और उसके गले पर रस्सी का निशान बन गया था। तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है, इसके गले पर निशान बन गया है, लगता है इसने खुदकुशी कर ली। और एक रिपोर्टर आकर वहाँ पर फोटो भी खींचने लगी। उसके बाद हमें थाने का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ बच्चा आया हुआ था और वहाँ के लोग कहने लगे कि देखो ये बदमाश बच्चे फिर से आ गए। तभी ऑफिसर ली उन बच्चों के पास जाकर कहता है, बताओ कैसे आना हुआ। तभी उन 3 बच्चों में से एक बच्चा कुछ ऑफिसर ली के हाथ में देता है और कहता है, हमें ये बाहर मिला। और ऑफिसर ली चॉकलेट की एक डब्बा लेकर आता है और कहता है, बच्चों इनमें से एक एक उठा लो। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर कहने लगा कि एक एक ही लेना। तभी मिस्टर ली कहता है कि बच्चों ले लो, 3 सर करके ले लो। मिस्टर ली को उसका सीनियर कहता है कि बच्चों को ऐसे फ्री में चॉकलेट मत बांटो यार, ये जानता कि टैक्स का पैसा है। तभी मिस्टर ली कहता है, बच्चों से ज्यादा तो आप खा जाते हो सर। तभी मिस्टर ली के पास योंगसू का कॉल आता है। योंगसू मिस्टर ली को कहता है, यहाँ पर एक बेसीदा केस आ गई है, तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आ सकते हो क्या। और मिस्टर ली तुरंत ही योंगसू के पास आ जाता है। मिस्टर ली हाथ में कुछ गोलियां लेकर योंगसू को कहता है, ये तुम्हें उस डेडबॉडी से मिली। तभी योंगसू कहता है, मुझे आज तक किसी भी डेडबॉडी की जेब के अंदर गोली नहीं मिली। मैंने यहाँ इसलिए तुम्हें बुलाया कि मुझे लगा कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता होगा और तुमने पहले भी ऐसे बहुत की केसें हैंडल की है। तभी ऑफिसर ली कहता है, ऐसे गोली होने का कुछ रिकॉर्ड नहीं है, इन गोलियों के अलावा यहाँ पर और कुछ मिला। योंगसियो कहता है, इन गोलियों के अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिला, इसने शायद मिलिट्री से चुराया होगा। तभी मिस्टर ली कहता है, पता नहीं, मिलिट्री के अंदर भी ये गोलियाँ किसी स्पेशल ऑफिसर्स को ही मिलती है। क्या तुम्हें यह पता चला कि ये आदमी पहले क्या काम करता था। ये तो बेरोजगार था, कुछ दिन पहले ही जेल से निकल के आया था। पूरा घर देख लिया लेकिन और कुछ मिला नहीं। और उसके बाद ऑफिसर ली सीलिंग के ऊपर देखने लगता है और ऊपर बहुत सी गोलियां मिली। तभी ऑफिसर योंगसियो कहने लगता है, ये कोई गैंगस्टर था क्या, इतना गोलियां कहाँ से है इसके पास। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जीहुन को दिखाया जाता है। वो अपने घर जा रहा था और घर पहुंचने के बाद वो अपने बुक निकल कर पढ़ने लगता है और उसके बगल वाले रूम पर एक लड़का और एक लड़की कुछ कांदे कर रहा था और योंगसियो को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिसर ली और उसके सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो सीनियर ऑफिसर कहता है, हर एक काम की लिमिट होती है, कोई सीलिंग के ऊपर इतना गोलियां कैसे छुपा सकता है। ऐसी बातें तो मजाक में भी अच्छी नहीं लगती, उसको इतना गोलियां कहाँ से मिली। तभी ऑफिसर ली कहता है, ये तो किसी को नहीं पता, अभी इस केस के ऊपर ऑफिसर सीओ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तभी वो सीनियर ऑफिसर मिस्टर ली को कहता है, ये मत समझना है कि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता है तो देश सुलझने लग जाए। याद रखना, अज्ञानी मजा मारता है और ज्ञानी किस्ते रह जाते हैं। और तू इस बार का प्रमोशन का एग्ज़ाम देगा कि नहीं। तभी ऑफिसर ली कहता है, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ तो ये एग्ज़ाम क्यों दूँ। तभी वो सीनियर ऑफिसर कहता है, पर मुझे बुरा लगता है, तुम सालों से एक ही पोस्ट पर बैठे हुए हो, जितना टैलेंट और एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है उस हिसाब से अगर टैलेंट और एक्सपीरियंस किसी और के पास होता ना तो वो आज बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका होता। और इसके बाद वो कहता है, एक तरफ तुम हो जो मेरे ऑफिस में बात नहीं मानता और दूसरे तरफ मेरे घर पर मेरा बेटी जो मेरे एक भी बात नहीं सुनता, हर टाइम मुझे टेंशन देती रहती है। तभी ऑफिसर ली उस सीनियर ऑफिसर से पूछता है, सियुन ने क्या किया। तभी वो सीनियर ऑफिसर कहता है, उसे बस एक नई घर चाहिए, उसकी घर के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसके बाद वो सीनियर ऑफिसर को सर जाता है। ऑफिसर ली उसकी बेटी को कॉल करके बुलाता है और उसकी बेटी एक टैक्सी लेकर आता है अपनी डैड को वहाँ से ले जाने के लिए। तभी ऑफिसर ली उस लड़की से पूछता है, सुना है तुम अब अलग रहने वाली हो। तभी वो लड़की जवाब देता है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तभी ऑफिसर ली सियुन से पूछता है, नए घर के लिए कुछ चाहिए। तभी सियुन कहता है कि हाँ, एक टीवी चाहिए, एक फ्रिज चाहिए और एक सोफ़ा चाहिए। तभी ऑफिसर ली कहता है, बहुत हुआ, आप घर जाओ। तभी सियुन कहता है, तुम बहुत कंजूस हो। ये कहकर वो अपने डैड के साथ बाहर से निकल जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट ये पर एंड होता है।